Good afternoon, students. This is Bhanu Pratap Singh, lecturer in MP Polytechnic Gorakhpur. Today we are going to study the computer-aided design and manufacturing subject. In this subject, we will study the second unit, which is surface and solid modeling using CAD and CAM. In this chapter, this is the seventh and last video in which we will cover the 2D and 3D transformation. So students, चलिए देखते हैं कि 2D और 3D 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण क्या है। तो कैड कैम सिस्टम का एक वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर ग्राफिक्स पैकेज होता है। इस ग्राफिक्स पैकेज में कई ग्राफिक्स एजम्पशंस होती हैं जो सिस्टम की वर्क कैपेसिटी और डिफरेंस वर्क कैपेबिलिटीज़ जनरेट करती हैं। इनमें से कुछ एजम्पशंस ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे 2D और 3D में व्यू करना देखना, मॉडलिंग और ऑब्जेक्ट के अनुक्रम, छिपे हुए किनारों मतलब एजेस और सरफेसेस को हटाने के लिए एल्गोरिदम, शेडिंग, कलर, क्लिपिंग, विंडोइंग, ये सब क्या है आपके जो क्या इन ग्राफिक्स पैकेज में जो कई ग्राफिक्स अवधारणाएँ हैं उनकी क्या है ये वर्क कैपेबिलिटी है ना। मतलब इनमें से कुछ ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे 2D 3D में देखना ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, मॉडलिंग ऑब्जेक्ट अनुक्रम सीरीज़, ये भी आपका ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। जो हिडन एजेस होते हैं या सरफेसेस होते हैं हटाने के लिए उनके लिए जो एल्गोरिदम है वो भी आपका ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है। जो शेडिंग है, कलर है, क्लिपिंग, विंडोइंग, ये सब क्या है आपके ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है। तो बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या कि उनका ट्रांसलेशन हो, है ना। ट्रांसलेशन का मतलब क्या कि ज्यामितीय रूपांतरण या रूपांतर मॉडल निर्माण और उसको देखने योग्य बनाने में एक सेंट्रल भूमिका निभाती है ना। तो इनका उपयोग बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन का क्या करते हैं, जैसे 2D से 3D में कन्वर्ट करना हुआ, उनके डिफरेंट व्यूज़ को ट्रांसफॉर्म करना हुआ, उनके शेप साइज़ को ट्रांसफॉर्म करना हुआ, मॉडलिंग में कुछ मॉडिफिकेशंस करना हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन करना हुआ। तो ये सब ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कह सकता हूँ कि जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है वो एक इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर ग्राफिक्स पैकेज होता है ना। तो इसमें कई सारे सिस्टम्स हैं जो जिनमें से एक 2D और 3D ट्रांसफॉर्मेशन है, कई सारे टूल्स हैं जिनमें से एक 2D और 3D ट्रांसफॉर्मेशन है। तो 2D 3D ट्रांसफॉर्मेशन में जैसे क्या क्या फंक्शंस इंक्लूड कर सकते हैं उनको और अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए आप ट्रांसलेशन, स्केलिंग, रोटेशन, मिरर, जूमिंग, प्लानिंग, क्लिपिंग, ये सारे ऑपरेशन, सारे ट्रांसफॉर्मेशन हम कर सकते हैं ना। तो बेसिकली इन सब को करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। तो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है बच्चों, जस्ट अ मोमेंट। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है मतलब निर्देशांक परिवर्तन। तो निर्देशांक परिवर्तन यानी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में ऑब्जेक्ट के वर्टिकल को कोऑर्डिनेट सिस्टम में मॉडल कोऑर्डिनेट के संबंध में शिफ्ट या चेंज करके ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो मेनली कोऑर्डिनेट सिस्टम के एप्लीकेशन के आधार पे ट्रांसफॉर्मेशन को 3 मेन सीरीज में बांटा गया है, जिनमें से कौन कौन से हैं 2D ट्रांसफॉर्मेशन, 3D ट्रांसफॉर्मेशन और होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन। और इन तीनों के एप्लीकेशंस के आधार पर ये और भी क्लासीफाई हुए हैं, मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको और भी वर्गीकृत किया गया है। और वो है यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरा अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन, आत्मीय ट्रांसफॉर्मेशन, और तीसरा प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन, प्रक्षेप परिवर्तन, है ना। तो यूक्लिडियन परिवर्तन क्या है, यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है पहला। तो ये बच्चों इस परिवर्तन में जब हम किसी भी वस्तु को या ऑब्जेक्ट को उस पर लगाते हैं तो उनका मूल आकार जो फंडामेंटल शेप है, जो बेसिक शेप है, वो चेंज नहीं होता है। तो इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कि ट्रांसलेशन, रोटेशन या रिफ्लेक्शन प्रकार के हो सकते हैं। दूसरा है अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन। तो अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन का जनरलाइजेशन है। अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेंथ और ऑब्जेक्ट के एंगल को कंजर्व नहीं करता, इसीलिए मतलब लेंथ और एंगल ऑब्जेक्ट के एंगल को बेस नहीं रखता, सेव नहीं रखता, मतलब चेंज कर देता है।
इसलिए ऑब्जेक्ट का शेप बदल जाएगा, साइज बदल जाएगी। तो स्केलिंग और शियर जो अफाइन है, बेसिकली एफिन भी कहते हैं, अफाइन है, ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जाम्पल है, अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जाम्पल है। थर्ड है प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन, प्रक्षेप परिवर्तन। तो प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन सबसे जनरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और रिप्रेजेंटेशन के लिए होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, है ना, प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रेडिशनल फॉर्म में या ट्रेडिशनल फॉर्म से जो न्यूक्लिडियन ज्योमेट्री का फॉलो किया जाता है, या ट्रेडिशनल फॉर्म में जो न्यूक्लिडियन ज्योमेट्री को फॉलो किया जाता है, जहाँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम XYZ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम XYZ ज्योमेट्री को डिफाइन करती है, परिभाषित करती है, तो प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है ना, वो प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो बच्चों प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन हम जैसे ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, मतलब इनका उपयोग एनिमेशन में भी किया जाता है ना, जैसे ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, रिफ्लेक्शन, मिरर, इन सब के लिए किया जाता है। तो आप ज़्यादातर ऑपरेशन देख ही लिए हैं, है ना। तो एक मैं कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं उसको एक वीडियोस के माध्यम से दिखा देता हूँ। वीडियोस मुझे मिला, अच्छा लगा, हिंदी में ही है, तो मैं उसको प्ले कर दूँगा, आप पढ़ लीजिए। उसके पहले एप्लीकेशंस क्या हैं ट्रांसफॉर्मेशन के, वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन डिफरेंट प्लेसेस पर मॉडल बनाने में या फिर मैन्युफैक्चरिंग करने में मदद करता है। और ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से हम जो न्यू चेंजिंग होती है, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उनका उपयोग करके जो मॉडल होता है उसको पहले वाले मॉडल से सिमिलरिटी के लिए मिला सकते हैं, फिर से बना सकते हैं। और मॉडल विजुअलाइजेशन जैसे पैनिंग, जूम इन, जूम आउट, रोटेशन, ये सब एप्लीकेशन के माध्यम से हम ट्रांसफॉर्म को देखने से काफ़ी प्रभावी हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मॉडल विजुअलाइजेशन, पैनिंग, जूम इन, जूम आउट आदि जैसे एप्लीकेशन के माध्यम से परिवर्तन को देखने से काफ़ी प्रभावी हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है हमारा मॉडल। अब ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग एनिमेशन बनाने के लिए भी किया जाता है। ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन अभी मैंने आपको बताया, तो ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन कौन कौन से हैं, 2D और 3D में देखना, मॉडलिंग, ऑब्जेक्ट अनुक्रम, हिडन एजेस और सरफेसेस को हटाने के लिए एल्गोरिदम, शेडिंग, कलर, क्लिपिंग, विंडोइंग, ये सब ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है ना। तो ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग हम एनिमेशन में भी करते हैं। तो चलिए आप एक वीडियोज़ के माध्यम से एक 3D ट्रांसफॉर्मेशन देख लीजिए। ये कैलकुलेशन होती है, एक देख लीजिए, एक सफिशिएंट है आपके लिए, है ना। सिलेबस में उतना कुछ नहीं है जितना इसमें दिया हुआ है, तो आपके सिलेबस में उतना कुछ नहीं है, लेकिन बुक्स में बहुत फालतू चीज़ें दी हुई हैं। तो बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ 2D 3D ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसलेशन, स्केलिंग, रोटेशन, मिरर, जूमिंग, प्लानिंग एंड क्लिपिंग, ये सारे टूल्स, कमांड टूल्स थे, ठीक है, उसको हमें नहीं जानना। एक 3D ट्रांसफॉर्मेशन का कैलकुलेशन आप सिंपल वे में देख लीजिए, ठीक है। चलिए मैं इसको प्ले करता हूँ, हिंदी में है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। जब बात करें तो उसका मतलब क्या होता है, मूविंग इन ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब अगर हमें किसी पॉइंट पे हमारा कोई, अब अगर हम पॉइंट की बात कर रहे हैं तो हम उस पॉइंट को यहाँ से किसी और पोजीशन में मूव कर रहे हैं, तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज ट्रांसलेशन, ठीक है। हमने 2D में भी ये पढ़ा था। तो उसमें हमारा 2D में ये जो मैंने आपको गाइस यहाँ पे मैट्रिक्स बनाया हुआ है, ये हमारा कॉलम मेजर ऑर्डर में, ठीक है। अब 2 ऑर्डर होते हैं, 2 मेजर ऑर्डर होता है, एक कॉलम मेजर ऑर्डर होता है, मैंने 2D ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो में डिस्कस किया था, ओके। तो आप पहले वो देख लीजिए, देन इट विल बी। तो हमारा इसमें सिंपल जो हमारा 2D में होता था क्या होता था, हमारे 2 पैरामीटर होते थे, TX और TY ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एक्स डायरेक्शन के लिए और वाई डायरेक्शन के लिए। अब इसमें क्या होता है, 3D की जो हम बात करें तो उसमें क्या होता है, मतलब एक Z कोऑर्डिनेट। और बच्चों 2D ट्रांसफॉर्मेशन में 2 डायमेंशन में केवल XY होंगे, जबकि 3D में 3 होगा। तो 3D आप समझ लेंगे तो 2D आ जाएगा, है ना, ठीक है, Z एक्सेस जुड़ गई है, ओके। सो इसमें TX, TY और TZ हमारा तीसरा ट्रांसलेशन कभी Z एक्सेस के लिए पॉइंट हो जाएगा TX, तो इसमें TX, TY, TZ बन जाता है। और ये हमारा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट, ये हमारा होमोजेनियस सिस्टम मैंने रिप्रेजेंट किया है, दैट्स वाई हमने एक एक्स्ट्रा यहाँ पे 2 लगाई हुई है, ठीक है। तो हमारा उसमें क्या था, एक्स, जब हम 2D में बात करते थे तो क्या होता था, एक्स डैश इक्वल टू एक्स प्लस TX, ओके, इट विल बी TX, ओके, एंड वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस TY एंड जेड डैश इक्वल टू जेड प्लस TZ। 2D ट्रांसफॉर्मेशन में सिर्फ एक्स डैश और वाई डैश हम कैलकुलेट करते थे,
इस तरीके से। और इसमें बस क्या हुआ है कि हमारा z डैश एक एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट जुड़ गया। तो ठीक है, सिमिलरली बिल्कुल वही फॉर्मूला रहेगा। अगर इसको रो कॉलम मेजर में रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होगा, एक्स डैश इक्वल टू टी एक्स प्लस एक्स, वाई डैश इक्वल्स टी वाई प्लस वाई एंड जेड डैश इक्वल्स टू टी जेड प्लस जेड। ठीक है, बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन में जैसे मैंने जो भी पॉइंट्स लिखे, ट्रांसलेशन, स्केलिंग, रोटेशन, है ना, ये सारे आपके एक्सप्लेन होंगे यहाँ पे, है ना। तो ये 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेगा। ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, रिफ्लेक्शन या मिरर, वो सब इसमें आएगा। ठीक है ना, तो आप देखते रहिए 1 बाय 1। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि हम रो मेजर की क्या बात कर रहे हैं, कॉलम मेजर की क्या बात कर रहे हैं, तो लेट मी शो यू वन। ठीक है, हमने 2D ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस किया था। ठीक है, 2D ट्रांसफॉर्मेशन हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली एक्स डैश इक्वल टू एक्स प्लस टी एक्स, वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस टी वाई। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट को यहाँ से हम यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो हम इतना एक्स डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, इतना वाई डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं। सिमिलरली हम जेड 3D में भी ये कर रहे हैं, बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जेड एक्सिस होगी, इसमें टी जेड भी हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या रहा है, रो मेजर की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स डैश वाई डैश इक्वल टू एक्स वाई और टी एक्स टी वाई मैंने इस तरीके से लिया होगा। ठीक है, मैट्रिक्स। अगर मैं कॉलम मेजर की बात कर रहा हूँ तो मतलब मैंने ऐसे में मैट्रिक्स लिए हुए हैं खड़े में। ठीक है, तो ये मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरा फॉर्म, ये वाला फॉर्म हो गया मेरा कॉलम मेजर ऑर्डर, और ये वाला फॉर्म हो गया रो मेजर ऑर्डर। ठीक है, तो आई फॉलो कॉलम मेजर ऑर्डर इन दिस टू। तो ये इसका मतलब था। ठीक है, तो हमारा 3D में ट्रांसलेशन सिंपली हुआ है, बिल्कुल वही 2D वाला कंसेप्ट है। नाउ आप ये कॉलम वाइज ट्रांसफॉर्मेशन है, आप रो वाइज ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन इन ट्रांसलेशन। यू कैन गो थ्रू द रो वाइज और कॉलम वाइज। लेट्स टॉक अबाउट स्केलिंग। स्केलिंग क्या होता है, चेंजिंग द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हमारा कोई हाउस गिवन है उसकी हम शेप छोटी कर देना है, उसको दिखा। इसको हमने क्या किया, इस इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया है ना, एक्स एक्स कॉमा एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, इसमें एक्स वाई जेड तो ये और टी एक्स टी वाई टी जेड इसमें, है ना। इसको ट्रांसलेशन को मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। अब स्केलिंग समझ लीजिए। मैंने स्क्रीन पे या बड़ा कर रहे हैं, ठीक है, अंदाज कर रहे हैं, तो वो स्केलिंग हो गया। सिंपली इसमें हमारा क्या होगा, जैसे हमारा 2D में होगा। स्केलिंग का मतलब एनलार्ज या स्केल या डी स्केल करना, मतलब बढ़ाना या घटाना, है ना। एनलार्ज या रिड्यूस करना को स्केलिंग कह रहा है। बिल्कुल वही कंसेप्ट है, लगभग एक्स डैश इक्वल टू एक्स इंटू एस एक्स या डेल्टा एक्स, जो आप कहना चाहें, वाई डैश इक्वल टू वाई इंटू डेल्टा वाई एंड जेड डैश इक्वल टू जेड इंटू डेल्टा जेड। बस यहाँ पे हमारा एक एक्स्ट्रा जेड कोऑर्डिनेट हो गया, तो बिल्कुल वही हमारा 2D वाला ही कंसेप्ट है। अब हम इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको कैसे लिखेंगे। यहाँ पे मैंने होमोजीनियस कोऑर्डिनेट नहीं ऐड किया हुआ है, जिसे हमने यहाँ पे होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट किया हुआ है, एक एक्स्ट्रा हमने कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अगर हम इसको होमोजीनियस में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा एक 1 लग जाएगा, यहाँ पे 0 0 1 और यहाँ पे 1। ठीक है, वो हम न्यूमेरिकल्स करते हुए देख लेंगे, नॉट अ बिग डील। अपना सिंपली एक्स डैश इक्वल टू हमने यहाँ पे एस एक्स एस वाई एस जेड आ जाएगा। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इस मैट्रिक्स को इससे, तो हमारा ये वाले फॉर्मूला आ जाएंगे जो मैंने आपको नीचे समझाया। ठीक है, तो एस एक्स इंटू एक्स ये हमारा आ गया, एक्स डैश इक्वल टू दिस प्लस 0 हो जाएगा। वाई डैश की हम बात करते हैं 0 इंटू एक्स 0 एंड वाई इंटू डेल्टा वाई इज दिस एंड 0 इंटू जेड इज 0। ओके, तो वाई डैश विल बी इक्वल टू वाई इंटू डेल्टा वाई। सिमिलरली जेड डैश विल बी इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा एंड जेड इंटू एस जेड, तो हमारा ये हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रोटेशन। क्योंकि रोटेशन, अब जैसे हमारा रोटेशन में अबाउट एक्स एक्सिस हो सकता है, वाई एक्सिस हो सकता है, जेड एक्सिस हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारे 3 एक्सिस हैं, ठीक है, रोटेशन करने के लिए। तो पहले इन 2D वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 3D। तो दैट्स वाई देयर इज वन मोर एक्सिस इंट्रोड्यूस, दैट इज जेड एक्सिस। तो यहाँ पे आ जाएगा। नाउ अब हमें अगर रोटेशन करना है किसी भी एक्सिस को, या एक्स है या वाई है या जेड है, ठीक है, तो अपना क्या होगा, अगर हम जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, सपोज मैं इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रहा हूँ, तो क्या होगा, मेरा जेड एक्सिस का जो मेरा कोऑर्डिनेट है, जेड कोऑर्डिनेट, इट विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन सेम। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस along जेड एक्सिस, so z dash will be equal to z, that is z coordinate will not change। हमारा x dash क्या होगा, x cos थीटा माइनस y sin थीटा, एंड y dash हो जाएगा x sin थीटा प्लस y cos थीटा। ठीक है, ये सब कंसेप्ट, ये हमारा कैसे डेरिवेशन वगैरह आ रही है, हमने 2D में डिस्कस किया था। सो अगर आपने नहीं दिखाया तो यू कैन वॉच दैट, आई गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो ये हमारा हो गया। अब इसके हिसाब से हमें अपने मैट्रिक्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है, ये मैंने कॉलम मेजर ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर आप रो मेजर ऑर्डर भी फॉलो करते हो तो क्या होगा, बस सिंपली हमारा रो में आ जाएगा एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, और ये जो हमारा है इसका ट्रांसपोज हो जाएगा मैट्रिक्स का, और एक्स वाई जेड भी हमारे एक्स वाई एंड जेड। तो ये मतलब ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस बन जाएंगे हमारे। ठीक है, ये होगा। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो हमारा ये आंसर आएगा। अब जैसे कि एक्स डैश के लिए देखते हैं, तो एक्स इंटू कॉस थीटा प्लस वाई इंटू माइनस साइन थीटा प्लस 0, तो इट विल बी एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। ओके, ये आ गया हमारा। अगर हम वाई डैश की बात करते हैं तो फिर
साइन थीटा इंटू एक्स प्लस कॉस थीटा इंटू वाई प्लस जीरो। तो वही आ गया एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा बैठ रहा है, ठीक है, वही हो गया। और जेड की बात करते हैं, जेड डैश, तो जीरो इंटू एक्स जीरो, जीरो इंटू वाई जीरो एंड वन इंटू जेड इज जेड, तो जेड विल रिमेन द सेम, ठीक है। तो ये हमारे मैट्रिक्स इस तरीके से हो जाएंगे। अगर आपको ये इक्वेशंस भी याद रहते हैं तो ये मैट्रिक्स आप अपने आप से भी बना सकते हो, ठीक है ना, जैसे हमने अभी इसको मल्टीप्लाई करके बनाया। तो ये हमारा हो गया रोटेशन अलॉन्ग जेड एक्सिस। नाउ गाइस व्हेन वी टॉक अबाउट रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, इसमें क्या होगा, हमारा एक्स कोऑर्डिनेट रिजल्ट रहेगा, ठीक है, एक्स डैश विल बी इक्वल टू एक्स, वाई डैश हमारा हो जाएगा वाई कॉस थीटा माइनस जेड साइन थीटा, एंड जेड डैश विल बी इक्वल टू वाई साइन थीटा प्लस जेड कॉस थीटा। ओके, यहाँ पे हमने थीटा वन इसलिए लिया हुआ है इसका रिप्रेजेंटेशन, हमने ये मतलब हम ये सोच के चल रहे हैं कि हमारा जेड के एक्सिस जब हमने पढ़ा था कि जेड के अलॉन्ग हमने रोटेट किया, तो जेड के अलॉन्ग अगर रोटेट किया तो थीटा एंगल है, वाई के अलॉन्ग अगर हम रोटेट कर रहे हैं तो हमने थीटा एंगल लिया हुआ है, ठीक है। बस थोड़ा बिग डील, हम लोग इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए देख लेंगे। बस हमारे को यहाँ पे हमारा ये मेन चीज़ है वाई कॉस थीटा माइनस जेड साइन थीटा, ठीक है। हमारे को ये इक्वेशन पता होनी चाहिए, अगर हमारे को इक्वेशन पता होंगी तो वी कैन मेक दी मैट्रिसेस एज वेल, ओके। तो एक्स डैश इसको अगर हम डिजिटल जैसे कर देंगे, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो हमारा ये आंसर आएगा। तो चलो अच्छी ना, हमने यहाँ पे लिया हुआ है वन इंटू एक्स विल बी एक्स प्लस जीरो, बट एक्स डैश विल बी इक्वल टू एक्स, वाई डैश जीरो इंटू एक्स इज जीरो, वाई इंटू कॉस थीटा वन माइनस जेड साइन थीटा, ओके, वाई कॉस थीटा माइनस जेड साइन थीटा, and z dash will be equal to 0 into x is 0, y into sin theta 1 is y sin theta plus z into cos theta, okay, plus z cos theta. So this is our equation and this is the matrix form along x axis rotation matrix is this. Now when we talk about rotation about y axis, हमारा y coordinate result रहेगा, so y dash will be equal to y and z dash will be equal to z cos theta minus x sin theta, and x dash will be equal to z sin theta plus x cos theta, okay. So when we represent this, it will be x dash y dash z dash, and the matrix will be something like this, and here we'll have x y z matrix, okay. So we'll have x into cos theta plus 0 plus z into sin theta for the x coordinate, okay, x dash z sin theta plus x cos theta, and then we'll talk about y will be simply 0 into x is 0, 1 into y is y, okay, this is x. And when we talk about z dash, that will be x into minus sin theta plus 0 into y plus z cos theta, so it will be z cos theta minus x sin theta, okay, z cos theta minus x sin theta. So these are the equation जो हमने y axis को लॉन्ग इसको रोटेट किया, तो ये हमारा रोटेशन मैट्रिक्स ये हो गया, ठीक है ना गाइस। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली क्या है, हमारे पॉइंट्स की बात है, ठीक है। ये हमने जो कॉलम मेजर में रिप्रेजेंट किया हुआ है, जब मैं z एक्सिस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा नेगेटिव साइन यहाँ पे आ रहा है, ओके। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट along x axis, ओके, along x axis, तब भी मेरा नेगेटिव साइन यहीं पे आ रहा है, और जब मैं y एक्सिस की बात कर रहा हूँ तो मेरा नेगेटिव साइन नीचे आ रहा है, ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये नोट करने की बात है। नाउ लेट्स सी रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का क्या केस है हमारा, अब जैसे हमने भी पढ़ा था ना कि ये हमारा x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस है, जैसे कि ये सपोज मेरा x है, ये y है, z है, तो अगर मैं xy प्लेन के मतलब xy प्लेन के अराउंड रिफ्लेक्शन करता हूँ, इसको लेकर के मैं रिफ्लेक्शन करता हूँ, तो क्या होगा, एक्स वाई प्लेन मेरा सबसे पहली बात हुई क्या, एक्स मेरा ये है, वाई मेरा ये है, तो एक्स वाई प्लेन मतलब ये वाला प्लेन, ठीक है ना, ये वाला प्लेन जो मेरा ये वाला बॉक्स है एक तरीके से। अगर मैं इसके अलॉन्ग रिफ्लेक्शन करता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मेरा सपोज जेड एक्सिस ये है सपोज, ठीक है, मेरा पॉइंट कुछ यहाँ पे सपोज फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस वाले प्लेन के अलॉन्ग इसका रिफ्लेक्शन करता हूँ तो क्या होगा, जेड एक्सिस नेगेटिव जेड एक्सिस हमारी कुछ यहाँ पे होगी, ये वाला पॉइंट हमारा लगभग यहाँ पे कहीं पे पीछे दिखाई देगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा z कोऑर्डिनेट जो है पॉजिटिव अगर कोई वैल्यू है तो वो नेगेटिव हो जाएगी। तो दैट्स वाई जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा जो रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स बनता है, ये हमारी x की वैल्यू था, ये y की z की, अगर हम 1 1 लेते हैं, अगर हमारा z एक्स वाई के अलॉन्ग है तो हमारा z की वैल्यू नेगेट हो रही है, ठीक है ना, यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया z की वैल्यू नेगेट हो रही है, तो दैट्स वाई z में हमारा नेगेटिव 1 लग जाएगा। एंड सिमिलरली हमारे मैट्रिसेस ये हो गए हैं x डैश y डैश z डैश इक्वल्स 1 0 0 0 1 0 1 0 0 नेगेटिव 1, ओके, ये हमारा x y z के लिए होगा। अगर मैं y z के लिए सिमिलरली अगर मैं इसमें रिफ्लेक्शन करता हूँ, ठीक है, y z में रिफ्लेक्शन कर रहा हूँ तो क्या होगा, मेरा x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, ठीक है। y z में सपोज मैं इस प्लेन के अलॉन्ग रिफ्लेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे ये वाला प्लेन के अलॉन्ग, और मेरा कोई यहाँ पे पॉइंट है, तो क्या होगा, मेरा पीछे की साइड इसमें दिखाई देगा, ठीक है ना, तो x कोऑर्डिनेट जो होगा वो मेरा नेगेट हो जाएगा, तो दैट्स वाई मेरा x कोऑर्डिनेट के बदले यहाँ पे नेगेटिव बना जाएगा, और ये हमारा रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स हो जाएगा जब मैं y z प्लेन के अलॉन्ग रिफ्लेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। और ये हमारा x y z है, और z x प्लेन के लिए सिमिलरली हमारा z x पॉजिटिव रहेगा, जो हमारा y बचा y विल बी नेगेटिव, सो दैट्स वाई हमारा ये ऐसे आ जाएगा। तो गाइस हमारे ये मैट्रिसेस हो गए, ठीक है, रिफ्लेक्शन के लिए x y प्लेन, y z एंड z x प्लेन के लिए। यहाँ पे बस आपको याद रखना है कि x y की बात हो रही है तो z नेगेटिव है, y z की बात हो रही है तो x नेगेटिव है, जो भी बचा है वो नेगेटिव हो जाएगा, जैसे z x है तो y बचा तो y विल बी नेगेटिव, ठीक है।
ठीक है बच्चों, ये आपका जो भी था 2D और 3D ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। अच्छा बच्चों, ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स इन 3D स्पेस। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, अब मैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग का ऑलमोस्ट नहीं 100% सिलेबस ख़त्म कर चुका हूँ। इसमें टोटल 7 चैप्टर्स थे, जिसमें इंट्रोडक्शन 8 पीरियड का था, मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ था। सरफेस एंड सॉलिड मॉडलिंग यूजिंग कैड-कैम दूसरा यूनिट था 8 पीरियड का, वो मैं क्लासेस लिया हूँ। व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स इन 3D स्पेस 8 पीरियड्स का था, वो भी मैंने पढ़ाया है। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग चौथा यूनिट 10 पीरियड्स का था, वो भी पढ़ा है। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम 8 पीरियड्स का था, वो भी पढ़ा है। मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशंस रैपिड प्रोटोटाइप 6 पीरियड्स का था, वो भी पढ़ा है। और रोबोटिक्स जो 7th यूनिट है, ये भी 8 पीरियड्स का था, ये भी पढ़ा है। तो इस तरह से पहले अगर यूनिट को छोड़ दें इंट्रोडक्शन को, तो टोटल 48 पीरियड्स का मैंने क्लासेस या लेक्चर्स वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाया। तो इस तरह से 8 मैंने पढ़ाया था, 48 ये पढ़ा दिया। टोटल जो 56 आवर्स थे उसके मैंने वीडियोस 56 पीरियड्स के कवर कर लिए। तो आपका सिलेबस यहाँ पर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ख़त्म होता है बच्चों। उम्मीद ये थी मुझे कि क्लासेस चलेंगी, पीपीटीज तैयार थे, प्रेजेंटेशंस प्रोजेक्टर की मदद से मैं पढ़ा देता, सेमिनार क्लासेस ले लेता। लेकिन बच्चों सेमिनार में प्रेजेंटेशन क्लासेस ले लेता, पीपीटी क्लासेस ले लेता, लेकिन कोविड-19 को देखते हुए जून में भी क्लासेस नहीं चल पा रही हैं, तो क्लासेस नहीं चली, तो इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ा है ना। तो मैंने अपना पूरा एफर्ट दिया है इस सिचुएशन में, इतने कम रिसोर्सेज से इस तरह से पढ़ाना। मैंने अपना पूरा प्रयास किया अच्छे से आपको समझ में आ जाए। फिर भी कोई डाउट रहता तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं बता दूँगा। और चलिए, बहुत सारे बच्चे होंगे जो मैं इसको एक प्ले स्टोर में या प्लेलिस्ट बना दूँगा। इस प्लेलिस्ट में मैं इस कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट करके पूरा वीडियोज़ उसमें यूनिट वाइज सीरियल नंबर से असेंबल करके प्लेलिस्ट में रख दूँगा, सेव कर दूँगा, आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए, आप बोर हो रहे होंगे ठीक है ना, चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय।